हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है तो उस एकोमोडेशन की कितनी वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय के हाथों में जो है वो टैक्सेबल होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये एम्प्लॉय की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्योंकि वो एम्प्लॉयर से अपनी सर्विसेज के बदले में वेजेस या सैलरी जो है वो रिसीव करता है। तो अब एम्प्लॉय की ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रेजिडेंशियल जो हाउस है वर्किंग प्लेस पर या उसके आसपास उसके एक्सपेंसेस, उसके रेंट के एक्सपेंसेस जो है वो सेल्फ पेयर करे। बट फिर भी मैनी सिचुएशन में एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है वो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देता है। तो पहली बात तो हमें ये जाननी जरूरी है कि कोई भी एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉयज को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है वो दो बातें कर सकता है। या तो अपने एम्प्लॉय को वो जो एकोमोडेशन है बिल्कुल रेंट फ्री प्रोवाइड कर देता है, यानी मतलब ये है कि कोई भी एक भी पैसा जो है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से चार्ज नहीं करता है, पहली बात। सेकेंडली, ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयज को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड तो करता है बट उसकी एवज में जो है कुछ रेंट भी चार्ज करता है, यानी जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है वो कंसेशनल रेट रेंट पर प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा। तो ये टू टाइप की सिचुएशंस हैं जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, या तो रेंट फ्री बिल्कुल वन पैसा इज भी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय से चार्ज नहीं किया जाता है, या फिर क्या करता है एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज को एकोमोडेशन जो प्रोवाइड करता है रेंट फ्री उसका कुछ रेंट जो है वो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय से चार्ज करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब भी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयज को जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी उसका जब भी वैल्यूएशन किया जाएगा तो सबसे पहले आपने ये देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप के एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हो, क्या और किस टाइप के एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। यानी एम्प्लॉयज को जो है हम ये देखना जरूरी होता है कि जब भी रेंट फ्री एकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन का वैल्यूएशन किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, ठीक है, जो अमाउंट एम्प्लॉयज की सैलरी में ऐड होता है, तो उसके वैल्यूएशन के लिए जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड अनदर इज द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पहली बात। सेकेंडली, जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बात करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, और ये डिटरमाइन करते हैं कि जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है एम्प्लॉय को उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो भी एकोमोडेशन का वैल्यूएशन किया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वो किया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, यानी गवर्नमेंट जितना कहेगी, गवर्नमेंट अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट डिटरमाइन करेगी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन का, वो उतनी वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय के हाथों में जो है वो सैलरी हेड के अंडर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी, पहली बात। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एकोमोडेशन का वैल्यूएशन जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स गवर्नमेंट द्वारा ही किया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, जब हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करते हैं, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़कर बाकी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो उनके लिए एकोमोडेशन का वैल्यूएशन करने से पहले यह देखना पड़ता है कि एकोमोडेशन जो है जिस प्लेस पर प्रोवाइड की गई है उस प्लेस नहीं, सुनिए, यहां पर मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूं कि जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एकोमोडेशन का वैल्यूएशन किया जाता है तो वहां पर सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जा रही है उसका उसका जो मालिक है वो एम्प्लॉयर सेल्फ है, अपने मतलब जो एकोमोडेशन प्रोवाइड की है एम्प्लॉयज को वो एम्प्लॉयर जो है उस एकोमोडेशन का मालिक है, पहली बात। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को एकोमोडेशन प्रोवाइड की है
उसका वो मालिक नहीं है, उसने वो किराए पर लेकर जो है वो एम्प्लॉयज को दी है। ये दो सिचुएशंस आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि दो में से, इन टू में से किस सिचुएशन में आपने एकोमोडेशन का वैल्यूएशन करना है एम्प्लॉयज के लिए। देखिए, अगर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयज को जो एकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है और उस एकोमोडेशन का ओनर जो है वो एम्प्लॉयर सेल्फ है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर की ने जो एकोमोडेशन प्रोवाइड की है, जिस सिटी में प्रोवाइड की है, जिस प्लेस पर उसने वो एकोमोडेशन प्रोवाइड की है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है। यानी एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर इफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी ऑफ एकोमोडेशन, यानी ये देखना पड़ेगा कि जिस सिटी में एकोमोडेशन प्रोवाइड की है उसकी पॉपुलेशन कितनी है। अब क्या होगा, देखिए, अब इसके बेस पर जो है सिटी की पॉपुलेशन के बेस पर तीन तरह से वैल्यूएशन किया जाता है एकोमोडेशन का। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिस प्लेस पर एम्प्लॉयर द्वारा एकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है, अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख तक है, तो क्या करना है, एम्प्लॉयर द्वारा जितने महीने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है उतने महीने की सैलरी एम्प्लॉय की फाइंड आउट की जाएगी और उस सैलरी का 7.5% जो भी वैल्यू आएगी वो एकोमोडेशन का वैल्यूएशन माना जाएगा। 7.5% ऑफ द सैलरी ऑफ दोज पीरियड इन विच एकोमोडेशन वाज यूज्ड बाय द एम्प्लॉय, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इफ द पॉपुलेशन, जिस प्लेस की, जिस सिटी की बात कर रहे हैं हम, अगर उसकी पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, अबाउट 10 लाख है, बट अप टू 25 लाख है, तो 10% बेसिक सैलरी का, 10% ऑफ सैलरी जो है वो एकोमोडेशन का वैल्यूएशन माना जाएगा। यानी फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि अगर 10 लाख तक की पॉपुलेशन है फिर तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है बट 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर जिस सिटी में जो है वो प्रोवाइड की गई है एकोमोडेशन, अगर उसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो डायरेक्टली 15% ऑफ द सैलरी जो है वो उस एकोमोडेशन का वैल्यूएशन होगा। अब बात आती है कि एम्प्लॉयर द्वारा जो एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है उसका मालिक जो है, उसका ओनर जो है वो एम्प्लॉयर नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयर ने किसी से रेंट पे पहले प्रॉपर्टी ली है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, और बाद में एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, 2 अमाउंट्स विल बी डिटरमाइंड, और उन दोनों में से जो भी पैसा कम होगा वो जो है उस एकोमोडेशन का वैल्यूएशन किया जाएगा जो मालिक ने किराए पर लेकर एम्प्लॉइज को दे रखी है। क्या होगा, 15% ऑफ सैलरी, जिस पीरियड में एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है उस पीरियड की जो सैलरी बनती है उसका 15%, या एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द रियल ओनर। एम्प्लॉयर ने जिससे रेंट पर प्रॉपर्टी ली थी उसका एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पेड किया है, विच एवर इज लेस, जो भी इसमें से अमाउंट कम होगा इन बोथ टू अमाउंट्स में से, फर्स्ट इज द 15% एंड अनदर इज द एक्चुअल हायर चार्जेस, जो भी इन दोनों में से अमाउंट कम होगा वो जो है एकोमोडेशन का वैल्यूएशन माना जाएगा। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जब भी वैल्यूएशन किया जाएगा सबसे पहले बाइफर्केशन होगा एम्प्लॉइज में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी वैल्यू आएगी वो एकोमोडेशन की वैल्यू होगी। जब हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तो फिर ये देखा जाएगा एम्प्लॉयर ने जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की है वो उसकी ओन्ड है, उसका मालिक वो सेल्फ है, या फिर उसने दूसरा है कि या फिर उसने किसी से किराए पर लेकर आगे जो है अकोमोडेशन एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की हुई है। उसके बाद जब ये पता लग जाएगा कि टू टाइप से बाइफर्केशन हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी एम्प्लॉयर की पोजीशन के बेस पर, तो फिर जब हम ये देखेंगे कि उसकी अकोमोडेशन उसकी खुद की है, उसका मालिक वो खुद है, तो फिर पॉपुलेशन के बेस पर जो है एक प्लेस को पॉपुलेशन के बेस पर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाएगा। उनमें से 3 में से किसी एक पार्ट में जो है वो प्लेस आएगा। फर्स्ट है अगर
10 लाख तक पॉपुलेशन है तो 7.5% माना जाएगा सैलरी का वैल्यूएशन। उसके बाद अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो 25 लाख तक है पॉपुलेशन तो फिर 10% ऑफ सैलरी वैल्यूएशन माना जाएगा प्रॉपर अकोमोडेशन का। अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% सैलरी का वैल्यूएशन माना जाएगा अकोमोडेशन का। और बाद में हमने बात कर ली है कि अगर मालिक ने किराए पर लेकर दी है तो 15% ऑफ सैलरी या एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये स्ट्रक्चर है। जब हम इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो 3 बातें आपने हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, फर्स्ट बात ये है कि देखिए, फर्स्ट ये है कि आपने जब वैल्यूएशन करोगे, आपने मान लीजिए ये वैल्यूएशन सारा कर लिया, एक एम्प्लॉय का कैलकुलेशन आप कर चुके हो, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेज पे ये देखना है कि एम्प्लॉयर द्वारा जो एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है वो फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है। अगर अनफर्निश्ड है यानी फर्नीचर इज नॉट प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉइज, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर वैल्यूएशन ये जो अमाउंट आएगा वही उसका वैल्यूएशन माना जाएगा एकोमोडेशन का। बट इफ फर्नीचर इज आल्सो प्रोवाइड बाय द ओनर एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉइज, तो इन दैट सिचुएशन अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉइज को फर्नीचर भी प्रोवाइड करता है तो ध्यान रखना वैल्यूएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी वैल्यूएशन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। जो फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर द्वारा उसकी कॉस्ट का 10% जो है 10% ऑफ फर्नीचर की कॉस्ट का 10% जो है वो एकोमोडेशन की वैल्यूएशन जो आपने किया एकोमोडेशन का उसमें ऐड कर दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपने ये देखनी है कि जो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई है, क्या एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय से चार्ज किया है उस एकोमोडेशन के लिए। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट चार्ज किया है तो उसके कारण ये जो टोटल वैल्यूएशन का अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा वैल्यूएशन का अमाउंट, इंक्रीज फर्स्ट में किससे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर की कॉस्ट से 10% से ये जो अमाउंट है वैल्यूएशन का इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर मालिक जो चार्ज करता है पैसा, कोई भी अमाउंट चार्ज करता है एम्प्लॉय से, तो क्या होगा, रेंट जितना एम्प्लॉय ये डिक्रीज हो जाएगा, वैल्यूएशन का अमाउंट जो है डिक्रीज हो जाएगा किससे, अमाउंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर अमाउंट चार्ज करेगा एम्प्लॉय से उससे ये जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी इस वैल्यूएशन में एक आइटम ऐड की जाएगी कब, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फर्नीचर भी प्रोवाइड करेगा, और एक आइटम लेस की जाएगी कब, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट जो है वो रेंट के रूप में चार्ज करेगा। देखिए यहां पर जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो मेजर जो रोल होता है वो होता है सैलरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैलरी विल बी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन और फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन। देखिए यहां पर 7.5% सैलरी है, यहां पर 10% है, यहां पर 15% है, यहां पर भी 15% है। अब हमें हमारे माइंड में एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सैलरी, what are the different items, what are the different components which are included in the salary। देखिए जब भी हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी में सबसे पहली बात तो ये है, नॉर्मली हम बेसिक सैलरी की बात करेंगे, बेसिक सैलरी की। सेकंड हम डीए की बात करेंगे, मतलब जब भी टोटल सैलरी निकाली जाएगी इस कैलकुलेशन पर्पज के लिए तो बेसिक सैलरी को हम कंसीडर करेंगे। डीए पर क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए अगर ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो सैलरी में इंक्लूड होगा, अदरवाइज इसको इग्नोर किया जाएगा। थर्ड कमीशन, किसी भी टाइप का कमीशन, किसी भी टाइप का बोनस और सभी के सभी अलाउंसेस जो हैं, सभी के सभी जो अलाउंसेस हैं वो सैलरी में जो है सैलरी में ऐड किए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। बट आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसको भी जो है 15% की कैलकुलेशन करने के लिए सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। और इसी तरह से अगर किसी भी प्रकार का एरियर जो है सैलरी का वो एम्प्लॉय को प्रीवियस ईयर में मिला है तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई एडवांस सैलरी है वो भी जो है
कैलकुलेशन पर्पज से सैलरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना है। मैं टोटल टैक्सेबल सैलरी को कैलकुलेट करने के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। कुछ भी इंप्लॉय को मिलेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो है जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो उसकी टैक्सेबल सैलरी में इंक्लूड होती है। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि जब एकोमोडेशन का वैल्यूएशन किया जाएगा तो उस समय सैलरी का मतलब क्या होगा। तो उस समय वैल्यू सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, और हमेशा ध्यान रखना डीपी 100%। डीपी 100% जो है वो सैलरी का पार्ट माना जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी को ये जो टॉपिक है आपने ये बेटर वे से अंडरस्टैंड किया है और ये आपकी नॉलेज को बिल्डअप करेगा। आप सभी का लेक्चर को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।